हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए जो है साइंस का क्लास 9th का जो है प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं, तीसरा। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं और ये जो है आप लोग का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको जो है पता चल जाए। और साथ ही साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं वो जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए साथी, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा जो है संचित होती है? तो आपको पता होना चाहिए, घड़ी की चाबी में जो है स्थितिज ऊर्जा जो है स्टोर रहता है, ठीक है, संचित रहता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है? और ये क्वेश्चन जो है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई पड़ता है? तो होता है आपका कोरोना। कोरोना को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? तो किरीट बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी किरीट भी लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का जो है क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? बताइए, फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आपको पता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री जो है सेल्सियस होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ जो है डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछ रहा है, किसमें तो पूछ रहा है? तो फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है। तो इसको जो है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है। जैसे क्या होता है आपका C/5 बराबर F माइनस 32 बटे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें जो है हम लोग में 0 से लेकर 100 का स्केल चलता है डिग्री सेल्सियस में, उसी तरीके से फ़ारेनहाइट जो 32 से शुरू होता है और 212 तक जाता है, ठीक है। इस तरीके का स्केल होता है, ठीक है। चलिए, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस यहाँ 100 पुट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ 5 ऑलरेडी है, तो 100/5 क्या हो गया? 20 हो गया। 20 9 180 हो जाएगा और 32 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। समझ में आया? तो 212 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। आप साइंस का स्टूडेंट है तो इतना आपको मान के चलता हूँ कितना करने आता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम जो है क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? क्षैतिज दूरी तय करने का मतलब होता है, देखिए, जैसे गेंद हम यहाँ पे खड़ा है कोई लड़का, ठीक है, और गेंद को फेंक रहा है, ठीक है, गेंद को इसे फेंक रहा है, फेंका, ऊपर फेंका तो क्या होगा? ये कह रहा है गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करें। मतलब कह रहा है कि ये जो है कोण जो है कितना होना चाहिए, इससे जो है कोण जो है, ठीक है, क्षैतिज से कोण होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर से कोण। तो ये वाला नहीं पूछ रहा, ये वाला कोण पूछ रहा है आपका। क्षैतिज से कितना कोण पे गेंद फेंके, ठीक है। जब मान के चलिए गेंद जो है बाउंड्री से, मान के चलिए कोई क्रिकेटर खेल रहा है और फेंक रहा है विकेट कीपर के पास, तो कितना डिग्री से फेंके कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वाला दूरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा तय करे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका दिमाग में बैठा के रखिएगा, ज़्यादा जो मैक्सिमम रेंज के लिए कितना जो है डिग्री पे फेंकना रहता है, तो हो जाएगा आपका जो है 45 डिग्री पे, ठीक है। और इसका एक फार्मूला भी होता है रेंज का, जैसे पारस इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये होता है U² साइन और 2θ/, क्या होता है आपका G होता है। आपको पता है U² तो फिक्स रहेगा, जो भी मान के चलिए 3 चाहे 4 चाहे 5 10 जो भी रहेगा। G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी फिक्स रहेगा, गुरुत्वाकर्षण जो है नियतांक। साइन 2θ को जो है मैक्सिमम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री पे। तो यहाँ थीटा नहीं दिया गया, 2θ दिया गया, तो 2θ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी गेंद को 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं क्षैतिज से, तो वो जो है मैक्सिमम दूरी तय करेगा क्षैतिज दिशा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज दिशा में। चलिए, आगे कह रहा है कि सदिश राशियों का समूह है। सदिश राशियों का मतलब होता है जिसके पास जो है अपना दिशा भी हो और जो है परिमाण भी हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल जो है सदिश राशि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका वेग हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है त्वरण भी हो जाएगा और जो है बल भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4।
वेग और जो है स्पीड में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेग और चाल में अंतर होता है, ठीक है। वेग और चाल में अंतर होता है। चाल और वेग में अंतर क्या है, तो वेग जो है आपका, जैसे मान के चलिए 2 मीटर पर सेकेंड अगर आपको बता दिया जाए कि नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है कि ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, वेलोसिटी के साथ साथ जो है आपका दिशा ही बता रहा है। लेकिन सीधा बोल दिया जाए कि 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये नहीं पता कि किधर जा रहा है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा, आपका चाल हो गया, समझ में। तो चाल में क्या हो जाएगा, केवल परिमाण हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन वेग में क्या होता है, आपका जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से त्वरण भी आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है, उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और फोर्स में तो होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बल, संवेग तथा विस्थापन जो है क्रमशः ए, बी तथा सी द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो ए इंटू सी बराबर बी क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। ए इंटू सी और बटे बी पूछ रहा है। जहाँ ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बल मतलब फोर्स, और जो है आपका सी क्या बोल रहा है, तो सी विस्थापन का मतलब हो गया यस, और जो है संवेग क्या है आपका बी है, तो बी क्या हो जाएगा आपका संवेग मतलब पी, ठीक है। अब इसको जो है हमको तोड़ना है कि ये जब इसको हम जब इसको क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे इसको तोड़ के, ठीक है। सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या जो है रिजल्ट देगा, ठीक है। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही रहने देते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। और संवेग को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, होता है कि नहीं। संवेग क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी, मास से मास कट गया, एक्सीलरेशन बटे वेलोसिटी हो गया। एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर, तो एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन कहलाता है गुने डिस्प्लेसमेंट बटे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका वेग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जो रटफट के जो है साइंस पढ़ता उससे बनने वाला नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जो है 60 की जो है किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, इसको ध्यान से समझ लीजिए नहीं तो बार बार गलती कीजिएगा। जैसे मास पूछ रहा है कि आपका धरती पे कितना 60 किलोग्राम है, ठीक है। तो चंद्रमा पे जाने पे उसका मास कितना रहेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चंद्रमा पे भी जैसे ये धरती हो गया, इसको अर्थ मान लेते हैं, तो चंद्रमा पे जैसे मून पे आप जाइएगा तो इसका मास कितना रहेगा, तो 60 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण जो है नियतांक जो होता है, बल जो होता है धरती पे कितना होता है आपको पता होगा, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और जैसे हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो और चंद्रमा पे कितना है, 10/6, G/6 है। तो इसका फर्क जो है आपका किस पे, तो द्रव्यमान पे नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, तो वजन पे पड़ेगा, वेट पे पड़ेगा, ठीक है। अगर यही पूछा जाता कि जो है अगर वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा धरती पे, इसका 60 किलोग्राम जो है चीज़ का वेट कितना हो जाएगा, तो 600 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 60 में क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी कितना होता है 10, ठीक है। वहीं अगर आप जाइए चंद्रमा पे तो 60 गुने जी वहाँ पे कितना है, तो 10/6 है, मतलब G/6 है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो मात्र 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूटन में, क्योंकि वेट क्या होता है एक तरीके से वजन होता है, मास गुने ग्रेविटेशनल बोलते हैं उसको, mg होता है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी पे 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे जाने पे क्या है, मात्र 100 न्यूटन ही बल लग पा रहा है, वजन हो पा रहा है, समझ में आया। तो ध्यान रखिएगा जब द्रव्यमान पूछा जाए तो कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन अगर अगर पूछा जाए आपसे वजन चाहे वेट के बारे में पूछा जाए तो उसका अंतर हो जाएगा, ठीक है। जितना पृथ्वी पे होगा उसका 1/6 भाग क्या होगा, चंद्रमा पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा होती है। हालांकि उसमें ध्यान रखिएगा कि देखिए हेलीकॉप्टर में केवल जब जिस समय उड़ रहा होगा उस समय उसके पास गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन उसमें जो आदमी बैठा होगा उसके पास स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी होगा, क्योंकि जिस स्पीड से जो है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसी स्पीड से वो भी चल रहा है, इंसान भी चल रहा है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा तो ऑलरेडी, और बाकी बैठा हुआ हेलीकॉप्टर में तो उसका स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिफ्ट की खोज जो है किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए लिफ्ट का जो खोज है ओटिस ने किया था, ठीक है। एलिसा ओटिस नाम है इसका, पूरा नाम क्या है, तो एलिसा ओटिस है, तो आपको पूरा नाम से क्या लेना है, बस याद रहना चाहिए, ठीक है। जिस आप लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं ना उसको आ, शुरू करने का श्रेय जो है एलिसा ओटिस को ही जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से हम चंद्रमा के 59% भाग को ही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि ये जो आपका हो गया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच को संबंध को बताता है। देखिए ये तार हो गया, यही बोल रहा है कि बी ए, मान के चलिए ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, तो ये बी बी हो गया, तो बी ए माइनस बी बी। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, और सिरों में विभवांतर के बीच जो है संबंध बताता है, इसके बीच और धारा के बीच में संबंध बताता है, तो कौन सा है हो जाएगा, तो आपको पता होगा कौन सा नियम होता है, तो इसको जो है ओम का नियम बोलता है। ठीक है, ओम का नियम क्या बताता है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, यही होता है। चलिए आगे कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड की गतिमान एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान कितना हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। देखिए ये हो गया आपका ट्रक हो गया, ठीक है ना, और ये जो कितना है 2000 किलोग्राम का है, चल कितना से रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ट्रैफिक लाइट पे एक कार खड़ा है। ठीक है, ये कार जो मान के चलिए इस तरीके का है, कार का डिजाइन तो नहीं बना पा रहा है। ठीक है, इसको समझ जाइएगा कि कार है। ठीक है, ये कार है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, एकदम स्थिर है ये। ठीक है, ये क्या करता आता है, इसको ठोकर मार देता है। तो वही पूछ रहा है कि ठोकर मारने के बाद जो ये गाड़ी ट्रक प्लस कार एक के साथ जो है 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगता है। ये ट्रक हो गया, ठीक है, प्लस ये कार हो गया, दोनों एक साथ जो है 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगता है। तो पूछ रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा, कार्य क्या, वजन कितना था। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये होता है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या होता है m फाइनल v फाइनल। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो शुरू में क्या बोल रहा है आपका 2000 किलोग्राम है। ठीक है, कितना के स्पीड से चल रहा है, 10 के स्पीड से। कार का जो है वजन कितना है, तो वो निकालना है हमको। ठीक है, और जो है उसके बाद जो है आपको क्या बोल रहा है, ये जो है कार का जो है स्पीड कितना शुरू में 0 है, बाकी जो है फाइनल जो है दोनों एक साथ जब चलेगा तो इसको मान लीजिए 2000 प्लस जो है कार का मास कर लीजिए इंटू में क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी कितना 8 मीटर पर सेकंड से। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका मास निकल जाएगा, और जो मास निकल के आएगा उसका जो कितना हो जाएगा आपको बताइए, तो वो जगह आपका जो है 500 जो है किलोग्राम आ जाएगा कार का वजन। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन में दर की परिवर्तन को दर को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको वेग बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते में जो है रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऊपर काला और नीचे जो है उजला होना चाहिए। देखिए ऊपर काला रहेगा जो है छाता में, इस तरीके का छाता है। ठीक है, ऊपर अगर काला रहेगा, ठीक है, और नीचे जो उजला रहेगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला भाग जो पूरा का पूरा जो सूर्य की रोशनी को खींचेगा, और जो है उजला वाला भाग क्या होता है कि ये जो है कम से कम जो है रोशनी को क्या कहता है, ऊष्मा को खींचता है। ठीक है, तो आपको जो शरीर पे जो है कम ऊष्मा लगेगा, और दूसरा बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को रोकेगा काला कलर के कारण। ठीक है, आगे कह रहा है कि कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़ककर तथा निम्नलिखित प्रकाश में देखकर की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पराबैंगनी प्रकाश में। ठीक है, कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर जो है प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़ककर तथा पराबैंगनी जो है प्रकाश में देखकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरंग की चाल जो है आपका जो है कितना दिया गया 250 मीटर पर सेकंड है, तथा तरंग दैर्ध्य जो है आपका 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, यूनिट देख लीजिएगा यहाँ मीटर में बोला गया, यहाँ सेंटीमीटर में है।
तो पूछ रहा है कि आपका तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बराबर होता है आपका सी इंटू क्या होता है लैम्डा होता है, इस तरीके से होता है आपका। सॉरी दोस्तों, इसको जो है या जो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो न्यू इंटू लैम्डा होता है, ठीक है, मिस्टेक से हो गया था। वेलोसिटी क्या हो गया, जो आपका चाल हो गया, ठीक है। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में तरंग की चाल कितना है, तो 250 मीटर पर सेकेंड है। हमको निकालना क्या है, न्यू मतलब क्या होता है, आवृत्ति होता है, तो आवृत्ति हमको निकालना है, इसको यक्स मान लेते हैं, गुने लैम्डा कितना है 50 सेंटीमीटर, तो इसको जो है मीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है, 100 में कर लिए। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करके आप जो निकालिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो है 500 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी जो आपका 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर जो सेंटीमीटर में दिया गया उसको जो मीटर में चेंज कर लीजिए, 50/100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 मीटर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फोकस दूरी हो जाएगा, क्या हो गया 0.5 हो गया। आपको पता होगा लेंस का क्षमता कैसे होता है, तो आपको पता होगा पावर इसको बोलते हैं, 1/f होता है, फोकस दूरी का जो उल्टा होता है, तो 1/0.5 कर दीजिए, तो ये जाएगा ऊपर 10, ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो आपका क्या आ जाएगा क्षमता लेंस का 2 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। क्षमता को किस में नापते हैं, डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश किरण के सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन के समय क्रांति कोण की स्थिति में जो है अपवर्तन का मान कितना होगा, तो ये जो है आपका 90 डिग्री होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सघन मतलब क्या होगा, डेंस मीडियम, ठीक है, घना मीडियम, और विरल मतलब हो गया थोड़ा जो है कम डेंस मीडियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है 100 किलोग्राम का व्यक्ति 10 सेकेंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई जो है शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना, देखिए शक्ति कैसे निकालेगा, तो शक्ति क्या होता है आपका P बराबर होता है आपका मास mgh बट्टे क्या होता है आपका टाइम हो जाता है, ठीक है। mgh क्या हो गया, तो आपको पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा होता है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका जो है शक्ति होता है, ठीक है। कितना एनर्जी आप यूनिट सेकंड में लगाते हैं उसी को शक्ति बोलते हैं। तो बस अब फार्मूला जो है आपको पता हो गया, तो पुट करते जाइए। मास कितना हो गया 100 किलोग्राम, जी आपको कितना है, तो जी कुछ नहीं पता, तो 10 लीजिए, ठीक है। अगर 9.8 नहीं दिया, ये से ऑलरेडी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच कितना है, तो 5 मीटर तक ऊपर जाएगा। टाइम कितना है, तो 10 सेकेंड, ठीक है, तो 10 सेकेंड यहाँ रख दीजिए, तो 10 से 10 कट गया 100, और 5 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 500 वाट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के 0.25 मोलों में उपस्थित अणु की संख्या कितनी होती है, बताइए। देखिए आपको पता होगा जैसे कि 1 दर्जन में कितना केला होता है, 12 केला, तो उसी तरीके से 1 मोल में जो है कितने अणु होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6.022 गुने 10 के पावर जो है 23 अणु होते हैं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा जो है मोल में निकाला जाता है केमिस्ट्री में, तो 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 जो है अणु हो गया। तो पूछ रहा है कि 1 मोल में जब इतना है तो 0.25 मोल मतलब क्या हो गया 1 मोल के चौथा भाग, ठीक है। तो 0.25 में कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए 0.25 गुने 6.022 और गुने 10 के पावर 23, ठीक है। तो गुना करिएगा तो आप कर लीजिएगा, ये सब जो है गुना मैं करना थोड़ी सिखाऊंगा। चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 3 आ जाएगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट में बता दूंगा आपको साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिता जो है 2f एवं 2f व 3f की श्रेणी में जोड़ा गया, इसको क्या बोलते हैं बताइए। कह रहा है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिता जो है 2f व 3f है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को जो है फैराडे में करते हैं, ठीक है, को श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता जो है 1f है, 1 फैराडे है, को इनके जो समानांतर जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस तरीके से है 2 फैराडे और इसके बाद 3 क्या है 2 फैराडे और 3 फैराडे जो आपका क्या है, तो इसको श्रेणी में जोड़ा गया, ठीक है। श्रेणी में जोड़ दिया, श्रेणी का मतलब होता है एक ही लाइन में जोड़ना। कह रहा है कि एक तीसरा जो संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैराडे है, को इनके समानांतर जोड़ा गया। इसका समानांतर का मतलब यहाँ पे जो है इन दोनों के समानांतर जोड़ा गया है, तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया 1 फैराडे हो गया। देखिए आपने पढ़ा होगा इसमें क्या कहते हैं प्रतिरोध वाले में पढ़ा होगा कि जो है यहाँ पे उल्टा चलता है, जो वहाँ पे जो समानांतर में लगाते हैं, यहाँ जो सीरीज में लगाते हैं। तो ये 2 फैराडे और 3 फैराडे का जो है
समतुल्य जो आपका क्या हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगा। तो ये जो अगर सीरीज में है तो इसका जो है समानांतर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो कैसे निकालते हैं, तो समानांतर में क्या करते थे, प्रतिरोध को आपस में गुना कर देते, बटे में जो है नीचे में जोड़ के लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 गुने 3 कर देते हैं, बट्टे क्या हो जाएगा 2 + 3, तो क्या हो जाएगा 6/5 जो है जगह आपका क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 6/5 लिख सकता हूँ फैराडे, ठीक है, ठीक है। और एक जो है 1 फैराडे जो है ऑलरेडी नीचा है, तो ये दोनों क्या आ गया आप, तो 6/5 फैराडे। ये 2 फैराडे और 3 फैराडे के बदले मैं जो है समतुल्य 6/5 फैराडे लिख सकता हूँ, और जो है 1/5 फैराडे क्या हो गया। तो ये दोनों आपका समानांतर में आ गया। तो समानांतर का जो कॉन्सेप्ट जो है आपका कैपेसिटर में चाहे धारिता में क्या लगाते हैं, तो प्रतिरोध के जो है आपका श्रेणी क्रम का लगाते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध में सिंपली जोड़ देते हैं, तो इसमें भी जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 6/5 फैराडे प्लस 1 फैराडे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। ये हो गया 6/5 फैराडे प्लस 1 फैराडे क्या हो जाएगा, तो 11 जो है आपका 5 फैराडे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि द्रव की एक बूंद को अवशोषित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, मतलब घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है। तो ये हो जाएगा आपका जो है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब, मतलब होता है अपना जो है इमेज, अपना फोटो मिरर में देखने के लिए, आईना में देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। देखिए, जितना इंसान का जो है ऊंचाई होता, हाइट होता, उसका जो है आधा अगर ऊंचाई दर्पण का रहेगा तो वो जो है अपना पूरा जो है शरीर देख पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.5/2, मतलब डेढ़ का, मतलब डेढ़ का हाफ, मतलब क्या हो गया, 1 मीटर के करीब जो है आपका जो है दर्पण का ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा कि पसीना रोधी जो है पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम यौगिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो आपको पता होना चाहिए इसका आविष्कार करने वाले कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका सीवी देसाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। सीवी रमन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, रमन प्रभाव की खोज करने वाले थे। और एच खुराना जो है आपका बायोलॉजी के जो है क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। न्यूक्लिक एसिड में जो है न्यूक्लियोटाइड का जो है क्रम खोजा था। आगे कह रहा है कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, तो आपको पता होना चाहिए, घर घर में जो है सबके घर में इसका यूज हुआ होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका प्रति ज्वरकारी और जो है पीड़ाहारी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। ये सब देखिए, ये सब जनरल यूज का चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। जो ऑक्सीजन के साथ साथ जो है हीलियम का मिश्रण भी ले जाया जाता है, ठीक है, गोताखोर के द्वारा। चाहे माउंटेनर जो पहाड़ वहाड़ पर चढ़ता है उस वो भी साथ में क्या ले जाता है, ऑक्सीजन के साथ साथ जो हीलियम गैस का भी सिलेंडर लेके जाता है, ताकि सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग जो है किसके कारण होता है, तो ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। और मानव मूत्र का अगर जो है आपका पीएच का मान पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, जो है बहुत जो है एसिड होता है, 6 होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का प्रजनन जो है विशाल विविधता ला सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक जो है प्रजनन, बाइसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होता है। चलिए, आगे कह रहा है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या हो गया आपका, आप पेड़ पौधे का एक टाइप होता है, पढ़िएगा डिटेल तो पता चलेगा। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में होता है, फूल में जो होता है आपका उसका प्रजनन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु जो है परमाणवीय त्रिज्या जो है 99 पिकोमीटर, इसको जो है पीएम को क्या बोलते हैं, तो पिकोमीटर बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अणु में इसके 2 परमाणु के नाविकों की मध्य दूरी क्या होगी, बताइए। तो 2 परमाणु के मध्य के नाभिक दूरी क्या होगा, तो ये आपको क्या कर देना, गुना कर देना, 99 में 2 से गुना कर देना है, तो क्या आ जाएगा 198 जो आपका पिकोमीटर जो हो जाएगा इसके, और 2 परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी होगी।
नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। ये क्लोरीन हो गया और इसका त्रिज्या कितना है 99 पिकोमीटर। अब दो क्लोरीन को जोड़ के एक अणु बना रहा है क्लोरीन का, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया, इसको जोड़ के क्या बोला Cl2 बना, तो क्या हो गया एक अणु हो गया क्लोरीन का। तो ये दोनों के नाभिक के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 99, ये 99 है, तो क्या हो जाएगा 198 पिकोमीटर। ये कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु यम के क्लोराइड का जो है अणुसूत्र MCl2 है, तो यम के ऑक्साइड का अणुसूत्र होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए MCl2 का मतलब क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है -1 चार्ज होता है, तो दो क्लोरीन के ऊपर कितना हो गया -2 चार्ज हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, जो है आपके यम के ऊपर +2 चार्ज होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यम के ऊपर +2 चार्ज है तो -2 चार्ज लाने के लिए ऑक्सीजन का क्या होगा, एक ही आपको जो है रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक पे ही 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यम वो हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि नमक के संतृप्त विलयन में से शुद्ध नमक NaCl को अपक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त गैस है क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। जब नमक तैयार हो जाता है तो फाइनल स्टेज में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है इसके विलयन से गुजारा जाता है, ताकि क्या हो कि शुद्ध जो है नमक जो है प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश धातु जो है कमरे के तापमान पर जो है तरल होती है, ठीक है। कौन सा जो है अधातु बोला है, ठीक है, नॉन मेटल, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान पे जो है तरल अवस्था मतलब द्रव फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, तो हो जाएगा आपका पारा। पारा को क्या लिखते हैं, तो पारा हो जाता है आपका Hg, ठीक है। ब्रोमीन मतलब Br, ठीक है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम धातु जो है डैश में संग्रहित होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। इसको जो है वातावरण में रखिएगा तो पूरा एक्टिव होता है, उड़ जाएगा, ठीक है। पानी में फेंकेगा तो ये आग नहीं लग जाता है, समझिए इतना जो है रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे आपको क्या बोला गया, इथीन बोला गया। इथीन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इथाइन का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और इथेन मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। और इथेन में हम दो क्या होता है, मेथेन में एक कार्बन, मीथेन में 2 कार्बन होता है, इसलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो कह रहा है कि कार्बन में बंध की लंबाई, ठीक है, बॉन्ड की लंबाई जो है आपका बंधन की लंबाई जो है किसमें सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो बंधन की लंबाई जो सबसे पहले आपका इथेन में सबसे ज़्यादा लंबा होगा, फिर इथीन में होगा, फिर जो है इथाइन में। इथाइन में सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जो है ज़्यादा पकड़ के रखेगा, ठीक है, और ये जो है बॉन्ड की लंबाई कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहा जाता है, तो ये जो होता है आपका जो है लेक्टेनाइड सीरीज होता है, ठीक है, सॉरी लेंथेनाइड होता है। और आप देखिएगा यहाँ जो है इस तरीके से S ब्लॉक रहेगा, यहाँ आपका D ब्लॉक रहेगा, इस तरीके से P ब्लॉक रहेगा, फिर लास्ट में आपका 18 ग्रुप है, और यहाँ पे आपका जो है F ब्लॉक रहता है, ठीक है। इस तरीके से जो है लेंथेनाइड सीरीज रहेगा आपका, और ये एक्टेनाइड सीरीज रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो कार्य है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है क्या, तो परम शून्य तापमान मतलब क्या होता है आपका 0 डिग्री केल्विन इसको बोलते हैं, ठीक है, सेल्सियस नहीं केल्विन। तो अर्धचालक में क्या होता है, प्रतिरोध जो है विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका जो है अनंत हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप जो है प्रतिरोध जब अनंत हो गया इसका मतलब क्या हो गया, अर्धचालक का चालकता क्या हो जाएगा, तो चालकता जो उस समय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, ठीक है, आपसे जो पूछा गया वो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो पुनः किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये जो है आपका एक नियम होता है गैस का, ठीक है, उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन में जो है 27% नहीं होगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी गैस का आयतन जो है 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। देखिए
ये ध्यान रखिएगा, जो आपका T1 कितना हो गया, तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो गया, 300 केल्विन। 273 में जोड़ के जो है केल्विन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और शुरू में जो है आपका क्या हो रहा है, बोल रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है उसका आधार आ जाता है। तो फाइनल वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका एक चार्ल्स का लॉ आता है, ठीक है, V1/V2 बराबर क्या हो जाता है, T1/T2 हो जाता है, ठीक है। तो V1 क्या हो गया आपका, V/2 है, सॉरी V1 बट क्या हो गया, V1 हो गया आपका V/2। फाइनल वॉल्यूम भी आपको पता करना है। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया आपका, V रह गया, ठीक है, मूल आयतन पे आ जाता है, इसलिए जो है V ही हो जाएगा। और जो है आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन बटे फाइनल टेम्परेचर T हो गया, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा हालांकि 600 केल्विन आएगा, ठीक है। तो जो है इसको जो है आप कितना बढ़ गया उससे, तो आपको ध्यान क्या रखना है, 273 से कितना हो जाएगा, तो केल्विन में चेंज कीजिएगा तो 600 डिग्री सेल्सियस जो है 600 केल्विन आ गया, ठीक है। तो अब डिग्री सेल्सियस नहीं मार देना मिस्टेक में, देखिए ऑप्शन भी दिया गया, तो आपका 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो धातुओं ए और बी की पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कह रहा है कि गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह जो है रूप कौन सा रूप ग्रहण करेगी, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, जो है आपका दूसरा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जो है गर्म करने पे हो जाएगा। चलिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण करा कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए कथन सही है, कारण जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की श्यानता क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो श्यानता क्या हो जाएगा आपका, जो है घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। श्यानता को जो है विस्कोसिटी शायद बोलते हैं इंग्लिश में, अब विस्कोसिटी ही बोलते हैं, जिसे कहने का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा जो है क्या होगा, जैसे मान के चलो कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है तरल है, ठीक है, जब गर्म करने पे क्या होता है, तो जो उसका श्यानता क्या होता है, घट जाता है। पहले मजबूत रहता है, बांधा हुआ रहता है, उसके बाद जो है टूटने लगता है, ठीक है। आगे कहा कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उस शक्ति का पता लगाइए, ठीक है। तो मैं फिर से बताओ, एक क्वेश्चन और बता चुका हूँ, शक्ति कैसे पता चलता है, तो mgh बटे क्या होता है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कितना है, वजन कितना है, 50 किलोग्राम का लड़का है, 45 चरण की सीढ़ियाँ है, 9 सेकंड में चढ़ जाता है। और 45 चरण चढ़ता है मतलब एक चरण में कितना है, 15 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, मतलब उसका हाइट कितना हो गया टोटल, तो 45 गुने 15 हो गया, ठीक है। 45 गुने 15 क्या हो गया सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कर लेना। देखिए 45 गुने 15 करके उसको 100 से भाग दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, जो है 6.75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हाइट हो गया, जी 10 हो गया। अब बट्टे में टाइम कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। 45 चरणों की जो है सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, 9 सेकंड से भाग दे दीजिए, तो आपका जो है कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा 300 जो है 75 वाट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड ए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी का जो है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर से क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और जो है 2 मीटर पर सेकंड की ओर से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगठन क्या होगा, बताइए। तो टक्कर के समय क्या होगा, प्रत्यास्थ संगठन जो होगा आपका संगठन जो होगा विपरीत दिशा में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, तो वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया है। गेंद को ऊपर फेंका गया है, 12.5 सेकंड में जो है फिर से धरती पर आ जाती है, तो उसका जो है किस स्पीड से फेंका गया उसका जो वेग पूछ रहा है, ठीक है। देखिए v बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा u प्लस ए टी, ठीक है। जब ऊपर जो फेंका गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशन खींचेगा, ठीक है। और बाकी जो है आपको पता होगा जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो गया होगा, ठीक है। तो ये जीरो हो गया।
हमको क्या करना है कि किस वेलोसिटी से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी पता करना है। आपको पता है ऊपर फेंका गया तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है और क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। और बाकी कितना हो गया, 12.5 सेकेंड। तो यहाँ से आपका जो है वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 12 जो है 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देखिए सिंपली है, ये यू जो है इधर ये जाएगा आपके इधर 12.5 गुने 10 उधर जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, 12.5 गुने 10 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 100 जो है 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ये जो हो जाएगा आपका जो है स्थिति और समय के बीच जो है संबंध प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर जो है आपतित होती है तो डैश परावर्तन की घटना होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका जो है 4 हो जाएगा, नियमित परावर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन दे दिया गया है, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्शन करता है और ZnSO4 प्लस कॉपर बनाता है। आपको पता होगा जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि जिंक जो है इसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और जिंक सल्फेट बना लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा, ठीक है। कॉपर की तुलना में क्या होता है, जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। यही कारण है कि जो है जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सल्फेट से रिएक्शन कर लेता है। 2 चीज़ रखा गया है काम करने की, जो ज़्यादा फास्ट करेगा, ठीक है, वो स्वाभाविक कर लेगा। तो जिंक जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, बाकी कॉपर को अलग से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता का सही पृथक्क्रम क्या है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, ठीक है, सही जो है अभिक्रिया जो है शील हो, ठीक है। इसमें और स्वाभाविक रूप से पोटेशियम जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पता होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इसका क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या हो गया, अब बहुत कम होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा अभिक्रियाशील ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काइटिन युक्त कोशिका भित्ति किस पादप समूह में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका कवक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रेना में। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो भी आपका कॉमन जो पेपर हो गया 6 से लेकर 12 तक सारे साथियों का गुप्ता करेक्टर मैथमेटिक्स मेरे ही इस चैनल के चैनल वाले लिंक पे जाइएगा, सेक्शन वहाँ पे जो गुप्ता करेक्टर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पे जो है आपका 6 से लेकर 12 तक कॉमन पेपर करवाऊँगा। और जितने भी जो है साथी साइंस का तैयारी कर रहे हैं 9 से लेकर 10th में, उनके लिए जो है आपका हर चैप्टर का जो है PDF तैयार है, चैप्टर वाइज क्लास 9 10th का अगर आप PDF लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जो है 100 रुपीज़ जो है आपका पर सब्जेक्ट प्राइस है, और जो है चैप्टर वाइज MCQ उसको करने के बाद जो है आप किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो आपका जो है साइंस में एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैवाल ब्लूम बनने पर जलाशयों में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकल संकरण की F2PD का जो है जीन प्रारूप अनुपात है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको निकालने जाइएगा तो समय लग जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका जो है 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में DNA का संश्लेषण होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, इस प्रावस्था में जो आपका DNA का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विख्यात भारतीय वैज्ञानिक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी सबके पास सेम है। एक ट्रक भी मतलब 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब कार भी चल रहा है, मोटर भी चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए, मतलब अवरोधक का मतलब होता है उसको रोकने वाला, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, उल्टा डायरेक्शन में, तो ये क्रमशः X, Y और Z दूरी पर रुकेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है कौन सा दूरी जो है ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा।
तो आपको पता करना कौन सा होगा बताइए। देखिए तीनों का स्पीड जो है सेम है, कार का, ट्रक का और मोटर का। तो अगर आप समान बल से जो है अपोजिट उल्टा डायरेक्शन से अगर बल लगा रहे हैं तो तीनों जो है समान दूर ही तय करेगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ट्रक वाला ज़्यादा दूर जाएगा, नहीं भैया, आपका स्पीड उतना है तो गतिज ऊर्जा सेम है। तो अगर आप अपोजिट बल लगाइएगा तो जो है उतने जो है रुक जाना है, ठीक है। हाँ, बल का अमाउंट ज़्यादा होगा, आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल बल लगाएंगे, हमारा हाथ का बल होगा, नहीं, क्रेन उड़ेन वाला बल होगा, आपको ये बात समझना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रात को देखने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए रात को देखने के लिए अवरक्त तरंगे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचर होने के बाद कार के पहिए की ट्यूब से वायु अचानक बाहर निकलने लगती है, इस प्रक्रिया से ट्यूब के अंदर वायु क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए ठंडी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, अभी व्यक्त किया जाएगा बताइए। देखिए आपको पता होना चाहिए 6 फीट का जो है लड़का, उसका नैनोमीटर में लंबाई पूछ रहा है। 1 फीट में कितना होता है, 1 फीट का मतलब होता है आपका जो है 0.3048 जो है मीटर, ठीक है। मतलब मोटा मोटी जो है 3 सवा 3 फीट के बराबर जो होता है 1 मीटर होता है, ठीक है। 6 फीट पूछ रहा है तो 6 फीट के लिए क्या करेंगे, 0.3048 को क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, ये क्या होगा आपका मीटर में। अब आपको पता होना चाहिए एक जो है नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻⁹ जो है मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्या हो जाएगा आपका, उधर जाएगा तो 10 के जो है नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, 10⁹ से जो है गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.3048 गुने 6 गुने 1 जो है 10⁹ तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बताइए। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे करा कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब उनको जो है आप बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका चुंबकीय पदार्थ जो है क्वालिटी कम कर देता है। कह रहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की जो है पहचान कहाँ हुई थी। आपको पता होना चाहिए इसका जो सबसे पहला मामला आया तो वुहान शहर में आया था, चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ये जो है आपका सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका जो है वनस्पति प्रसार, ठीक है, इसको जो है वनस्पतिक प्रजनन भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे पौधे का हम कभी कहीं क्या लगाते थे, जड़ लगा देते हैं, चाहे कहीं तना लगा देते हैं, पत्ती लगा देते हैं, फिर भी जो है नया पेड़ आ जाता है, पौधा आ जाता है। पेड़ तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, ठीक है। तो उसका मेन कारण क्या है, तो वनस्पतिक प्रसार बोलते हैं, इसी को वनस्पतिक प्रजनन बोलते हैं। कि दूसरा प्रजनन का कई प्रक्रिया होता है, एक तो आप बीज डालिए, ठीक है, तो या बीजाणु डालिए, ठीक है, जिसको स्पोर्स बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से लैंगिक हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन जो है देखिएगा कभी कभी तना डाल दीजिएगा जो है ज़मीन के अंदर, ठीक है, तो उससे भी हो जाता है पेड़। तो ये क्या हो गया, अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। आगे कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो हो जाएगा आपका सौर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बताइए कौन सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 की एक मोल में होते हैं कितने। CO2 के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में जो है कितने जो है आपका क्या होगा बताइए। तो इसमें जो होगा आपका 6 × 10⁻23 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु होगा, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट 6.022 × 10⁻23 होता है, तो दशमलव के बाद 022 को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से देखिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक कोण बनाता है कितना, तो आपको पता होना चाहिए था कि ये मीथेन है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा बहुत अगर 11-12 का केमिस्ट्री पढ़े होंगे तब आपको पता होगा। तो आपको पता होगा जो है ये हाइब्रिडाइजेशन जो टेट्राहेड्रल होता है इसमें जो है आपका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री जो है और 28 मिनट होता है, ठीक है। एकदम डिट्टो याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हालांकि टेट्राहेड्रल शेप होने के कारण भी जैसे H2O का जो है बॉन्ड एंगल घट जाता है, उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन वगैरह होता है। आगे करा कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्को के धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मेटलर्जी भी जो है इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं, और ये जो है किस नियम को बताता है, किस नियम से ये पता चलता है, तो ये जो है आपका जो पता चलता है ये हो जाएगा आपका एवोगाड्रो का नियम, ठीक है। 3-4 नियम है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर ये रख लेते हो तो आपका जो है काम चल जाएगा। एक होता है बॉयल्स का नियम, बॉयल्स का नियम होता है P1 V1 बराबर क्या होता है P2 V2 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चार्ल्स के नियम में क्या होता है, तो आपका जो है प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और एवोगाड्रो के नियम में आपको पता चल गया कि एक ही तापमान और दाब की स्थिति, मतलब तापमान और दाब जो है कांस्टेंट है तो गैस का आयतन जो है उसके अणु के बराबर होता है। गेल-लुसाक्स का नियम होता है। 4 लॉ याद रखिए, उसके बाद जो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए गैस के नियम से चलिए आगे कह रहा है कि CF2 बराबर CF2 किस बहुलक की एक जो है इकाई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका किसका है, तो आपको टेफ्लॉन का हो जाता है, ठीक है। ये टेफ्लॉन का क्या है, मोनोमर है, इस तरीके से होता है। CF2 मतलब आपको हो गया इस तरीके से, ये हो गया आपका CF2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, और इसका क्या होता है EN सीरीज लगा दीजिएगा, बहुत सारा ऐसा ऐसा जो बनते चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। हालांकि ये क्या है आपका टेफ्लॉन क्या हो गया एक तरीके से, ये मोनोमर हो गया इसका। चलिए टेफ्लॉन का ये जो दिया गया तो मोनोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरसों तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं, तो सरसों के तेल में जो है आपको पता होना चाहिए पोस्ता के बीज का जो है मिलावट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या समानता है, तो इनके बायतम जो है कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये हो गया आपका हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। एक ही ग्रुप का एलिमेंट आपको पता होगा, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके बायतम कक्षा में क्या होता है आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे लिथियम क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 3 होता है, तो 1s2 2s1 होता है, ठीक है। इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं बारह कक्षा में, ये क्या हो जाएगा 2 1 2 8 1, ठीक है 2 8 8 1, ठीक है। तो सबके बायतम कक्षा में कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक कैटायन है, कैटायन का मतलब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उस पर कैटायन में तो कौन सा हो जाएगा आपको बताइए, इसमें कौन सा कैटायन होगा, आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही होगा आपके पास। तो अमोनिया क्या है, तो आपको पता होगा अमोनिया जो है NH4+ लिखा जाता है, ठीक है। अमोनिया माइन इसको बोलते हैं। बाकी कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-, तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा कैटायन नहीं रिनायन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट क्या होता है NO3- करके होता है, ठीक है। अमोनिया आपको क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH- होता है, तो ये क्या हो गया सबका सब रिनायन है, केवल अमोनिया क्या हो जाएगा NH4+, इसे प्लस चार्ज है इसलिए कैटायन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन करा कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने वाला है, ठीक है। CuSO4 डॉट जो है इसका 5H2O होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका 5 अणु हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृमि हाथी पांव का कारण होता है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा फाइलेरियल वर्म्स होता है, ठीक है। और इससे जो हाथ पैर वगैरह फूल जाता है, ठीक है। बीमारी जो है अक्सर बहुत ज़्यादा खासकर लेडीज वगैरह में देखा जाता है हालांकि, ठीक है।
तो चलिए साथी, ये था आपका प्रैक्टिस सेट। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर जिनको भी आपका क्लास 9, 10 या 6 to 8 के साइंस का PDF चाहिए चैप्टर वाइज, वो जो है हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में है। कृपया करके व्हाट्सएप में मैसेज करके PDF ले सकते हैं आप। जो है वहाँ पे आप फ़ोन पे या गूगल पे पे आप पैसा पे करके जो है आपको PDF मिल जाएगा इंस्टेंटली 10 मिनट में। हमारे साथी वहाँ पे जो है रहते हैं हमारे, और जो है आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो आप जो है सेट भी मार सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो है साइंस आपका बहुत अच्छा है। और बाकी बात रही साथी जो साइंस को डिटेल में करवाने की, तो मैं इसको 1.5 घंटा भी इस वीडियो को डिटेल में बता सकता था, लेकिन एक लिमिट होता है साथियों, ठीक है, खासकर ऑनलाइन कोर्स में। और ये मेरा पेड कोर्स भी नहीं है कि मैं इतना जो है डिटेल में, और दूसरा बात तो हमारे पास ना उतना संसाधन है। तो पढ़िए, हालांकि मैं फिर भी अपना हिसाब से पूरा कोशिश किया हूँ। आप जो है यूट्यूब पे पूरा देख लीजिए, कोई भी इतना डिटेल में नहीं बताएगा साइंस में, ठीक है। नहीं तो देख लीजिएगा फ्री के कोर्स में कौन जो है इतना डिटेल में कराता है। हाँ कराएगा, 40-50 क्वेश्चन वही रटा फटा क्वेश्चन लेके आएगा, और रोज़ वही क्वेश्चन चलते रहता है, हर दूसरा दिन वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि नया नया क्वेश्चन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे कोई नहीं कराता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथी, मुझसे जो उतना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, बाकी जो है आप लोग जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर PDF लेना है तो नंबर जो है कमेंट बॉक्स में, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।